नमस्कार, एग्जाम है पीवाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो भारत किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आप लोग संज्ञा के बारे में सभी को जानते हैं और संज्ञा से 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं। चाहे आप जिस किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी आपका यहाँ पर है सिलेबस में तो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो कि भारत किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो संज्ञा है किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कह लेते हैं, यही होता है कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो भारत किस प्रकार की संज्ञा है, तो भारत जो है आपका वो यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी किसी राज्य का नाम, किसी गांव का नाम, किसी शहर का नाम, अब जो भी ले लीजिए, जो नाम होगा वो व्यक्तिवाचक में ही चला जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका बिहार, गुजरात, उड़ीसा तीनों जगह पूछा गया है। ठीक ना, अगला देखिएगा यहाँ पर, अगला है करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। बताना है आपको कि करण कारक जो होता है उसका विभक्ति चिन्ह क्या है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, ने, को, से या कोई नहीं। तो देखिए कारक का नोट्स और पीडीएफ आपको बना दिया गया है। आप यहाँ से कारक का नोट्स और पीडीएफ देख लेते हैं तो आपको 101% हिंदी में जो आपके पूछे जाने हैं कारक, जो 2 से 3 प्रश्न होंगे वो आपका 100% यहाँ से पकड़ाने वाला है। तो आप जल्द अभी ही नोट्स परचेज कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। तो देखिए कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का चिन्ह होता है को और करण का चिन्ह होता है से। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, यानी इसका राइट आंसर से होगा, यानी सी चला जाएगा। ठीक है, तो अभी का भी जो मोबाइल नंबर आप प्रथम बार देख रहे हैं उसको तुरंत डायल कीजिए और जुड़ जाइए ना, क्योंकि आपका यहाँ पर परीक्षा से 100% सफलता मिल रहा है। खून पानी होना का अर्थ है भाई का खून करना, पानी का खून में प्रवेश करना, इनमें से कोई नहीं या कोई असर नहीं होना। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि कभी-कभी आप किसी को बहुत ज़्यादा कुछ समझाते हैं और उसके बाद भी उसके ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं होता, तो उसी को कहते हैं कि इसका खूने पानी हो गया है। ये हम लोग कहते हैं कि अगर खूने पानी हो गया है, समझ गए? तो खून पानी हो गया मतलब कुछ समझाइए उस पर, उसका कोई असर नहीं पड़ना है, वो जो सोच रहा है वही करेगा। ठीक है, तो खून पानी होना इसी को कहते हैं हम लोग ना। अगला है यहाँ पर देखिएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, इसमें कौन जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए त्रिनेत्र है, चौराहा है, माता पिता है या कोई नहीं है ना। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है, तो देखिए अव्ययी भाव समास में यथा से जुड़ी हुई चीजें, ठीक है, यथा से जुड़ी हुई चीजें जो भी आ जाएगी तो आप याद रखिएगा। और यही प्रश्न बार बार छपता है। तो यथा से हो गया यथाशक्ति, यथा संभव, यथा समयाभाव, यथा व्यक्ति, यथा से जो भी जुड़ जाएगा उस सबको अव्ययी भाव में आप डाल दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें यथाशक्ति जो कि सबसे नीचे है, हाँ नीचे है, देखिए यथाशक्ति लिखा हुआ है, तो यथाशक्ति ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये गुजरात आकलन परीक्षा 2017 के आए हुए प्रश्न है। तो सभी राज्यों में अब देखिए इसी तरह से परीक्षा लेकर के उसके बाद जो है अस्थायी कर दिया जाता है, तो आपका भी यहाँ पर अस्थायी
हो सकता है, आप निराश नहीं होइएगा, इसलिए परीक्षा ज़रूर पास कर लीजिए एक बार, उसके बाद ही कुछ यहाँ पर हो सकता है। तो परीक्षा में किसी भी तरह का आप सभी कोताही नहीं बरतें, पास करने के लिए सोचें। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके बदले एक शब्द क्या होता है, ठीक है? नास्तिक होता है, अविनीत होता है, मेधावी होता है या आस्तिक रहता है, ठीक है? तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम लोग यहाँ पर एक शब्द नाम देते हैं, वो होता है आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं। और यहाँ पर आपको हम बताते चले, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं। और ये जो है यूपी और बिहार दोनों में पूछा गया था, ठीक है? तो देखिए सभी राज्यों में पूछे जा रहे हैं, उसी प्रश्न को हम लेकर के आ रहे हैं कि आप यहाँ पर देख लीजिए, एक बार नोट्स लेकर जुड़ जाइए और सारे प्रश्नों को बना लीजिए, ठीक है? निरर्थक का सही संधि विच्छेद है नीरा जोड़ अर्थक, नीरह जोड़ अर्थक, नीर जोड़ अर्थक या निह जोड़ अर्थक, ठीक है? तो देखिए संधि विच्छेद जो हम लोग निरर्थक करेंगे तो वो होता है आपका नी, और जोड़ क्या होता है अर्थक, ठीक है? और ये कौन सी संधि है, तो ये देखिए विसर्ग लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे विसर्ग संधि। क्या कहेंगे इसको? विसर्ग संधि कहेंगे। तो निह जोड़ अर्थक हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, डींग हाँकना का अर्थ क्या है? डींग हाँकना का अर्थ क्या है आपको बताना है। हंसी उड़ाना, निंदा करना, बुराई करना या सेखी बघारना, ठीक है? तो बहुत लोग कहते हैं कि कह रहे हैं कि आज हम हेलीकॉप्टर से उड़ जबो आज हम हेलीकॉप्टर चढ़बो। तो बहुत लोग कहते हैं अरे ये डींग हाँकत हो, एकर माने क्या है? डींग हाँकत हो, ऐसे कहते हैं। इसका मतलब कि सेखी में बोल रहा है, कुछ करे उरेगा नहीं। तो वही डींग हाँकना का मतलब क्या होता है? हंसी उड़ाना, निंदा करना, बुराई करना या सेखी बघारना। तो एकरे कहते हैं हम लोग सेखी बघारना ना, कि सेखी में जे मन सो बोल रहे, करना कुछ है नहीं। तो सेखी बघारना इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूक का विपरीतार्थक शब्द है, देखिए विलोम शब्द से आपको 3 से 4 प्रश्न रहेंगे। मूक का विपरीतार्थक शब्द है वाचाल, हास, गौन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो मूक बधिर मतलब जो एकदम नहीं बोलने वाला है, एकदम चुपचाप शांत रहता है। और एगो ओकरे दूसर होता है, ओकरा कहते हैं वाचाल, यानी जहाँ मन तहीं लबर लबर बोलते रहता है, तो वो होता है वाचाल। और एगो मूक मतलब होता है शांत, तो शांत रहने वाला, और वाचाल माने ज्यादा बोलने वाला, तो वाचाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? देखिए इस शब्द वाले तो एक से दो प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या कोई नहीं, ठीक है? तो रूढ़ शब्द जो होते हैं जो मूल शब्द होते हैं, और यौगिक शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों का उसमें मेल हो जाता है, तोड़ के देखिएगा तो दो या दो शब्द मिल जाएगा, तो यौगिक शब्द हो गया। और योग रूढ़ में क्या होगा? वो यौगिक होगा लेकिन उसका विशेष अर्थ निकल जाएगा, तो लंबोदर का मतलब है लंबा हो, उदर जिसका, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंबोदर, यानी यहाँ पर विष्णु भगवान सेंस में लेते हैं हम लोग। तो एक क्या चीज हो गया? तो विशेष अर्थ निकल गया, तो योगरूढ़ में जाएगा। तो योगरूढ़ शब्द है, और ये कहाँ आया है? तो ये आपका बिहार और उड़ीसा दोनों में आया हुआ प्रश्न है। तो लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? अब आपके दिमाग में आगे होगा कि जिसका विशेष अर्थ निकलेगा उसको लंबोदर कहेंगे हम लोग, ठीक है? चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, चलिए उपसर्ग और प्रत्यय का भी नोट्स बन के तैयार है आपके बीच। तो आपको सिर्फ नोट्स लेके पढ़ने की सिर्फ तैयारी करना, और बाकी कुछ चीज का तैयारी नहीं करना, ठीक है? तो चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आवा, ज्ञान, ची और चीर, क्या होगा? ठीक है, तो देखिए जब उपसर्ग और प्रत्यय आपको बताना हो तो आप क्या कीजिएगा? इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिएगा। तो चिरायु का जब आप संधि की विच्छेद कीजिएगा तो हो जाएगा चीर और जोड़ आयु, क्या हो जाएगा? चीर जोड़ आयु, इसी को कहेंगे हम लोग चिरायु। तो ये प्लस शब्द से देखिएगा, प्लस शब्द के जो पहले होगा वो उपसर्ग है, और प्लस शब्द के जो बाद होगा वो प्रत्यय है, ठीक है? तो इसमें उपसर्ग कौन है? तो चीर है। कौन है? चीर। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला है आपका झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना है कि झुंड किस प्रकार की संज्ञा है। बिहार, यूपी, उड़ीसा सब जगह पूछा गया ये झुंड वाला ना। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए आपको बताते हैं झुंड जो होता है कब बनता है, तो आप देखते हैं कि अरे भीड़ हो गया है, झुंड वहां हो गया, तो उसका मतलब वहां कुछ लोग समूह में होते हैं। किसमें होते हैं? समूह में होते हैं। 2, 4, 10 व्यक्ति जब एक जगह जुटते हैं तब होता है झुंड, या तब होता है भीड़। तो ये भीड़ या झुंड कब होता है? जब समूह होता है तब। और जब समूह होगा तो कौन संज्ञा कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो इसका राइट आंसर समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, ठीक है? अगला है द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है आपको बताना है, ठीक है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए कौन है? त्रिनेत्र है, चौराहा है, माता पिता है, या यहाँ पर आप कह सकते हैं कि
आगे है यथाशक्ति है, ठीक है। अब देखिए तो त्रिनेत्र मतलब क्या होगा, द्वंद्व, त्रिनेत्र मतलब हो गया यहाँ पर तीन नेत्र। देखिए द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा होना, क्या होना, लड़ाई झगड़ा बीच में चलते रहना, ठीक है। यानी एक दूसरे लड़ाई झगड़ा कब होगा, जब एक दूसरे, एगो बोलेगा बाएं तो एगो बोलेगा दाएं, इस खींचातानी में लड़ाई होता है एगो, ठीक है। तो उल्टा होगा, तो अब इसमें आप उल्टा वाला अर्थ देख रहे होंगे, एक ही है माता पिता, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, माता ना, और उसका उल्टा क्या होता है, पिता। अब बीच में देखिए ये योजक चिन्ह होगा, इसमें छूटा हुआ है, यहाँ पर योजक चिन्ह होना चाहिए था। तो माता पिता जो हो गया, ये जो है आपका यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो एक दूसरे का विपरीत शब्द अर्थ वाले जो भी समास रहेंगे वो द्वंद्व समास में चले जाएंगे, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर, प ध्वनि का उच्चारण स्थान बताएं, प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो प ध्वनि का उच्चारण स्थान गुजरात आकलन में देखिए मूर्धा, तालु, कंठ और ओष्ठ, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है, ओष्ठ लिखा हुआ है प ध्वनि का। तो अब देखिए प ध्वनि के लिए, तो क ध्वनि के लिए क्या होता है, क ध्वनि के लिए कंठ होता है, उसके बाद नीचे आइएगा तो च आइएगा, ठीक है। च ध्वनि के लिए कंठ, तालु, ट, ठ, ट हो गया, फिर त हो गया, और फिर प फ व होता है ना। तो प के लिए देखिए होता है ओष्ठ, क्या होता है, ओष्ठ ना। तो प ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, जो कि डी में है और गुजरात आकलन में आया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। आहा मैच जीत गया, यह किस प्रकार का वाक्य है। देखिए आहा मैच जीत गया, तो किस प्रकार का वाक्य है, तो आप देख लीजिएगा, वाक्य जब होता है तो जिस वाक्य से खुशी, दुख, वेदना, आश्चर्य का बोध होता है, तो उसको हम लोग किस में डालते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य में, ठीक है। अब विस्मयादि बोधक वाक्य का चिन्ह है कि वाक्य में कहीं भी इस प्रकार का चिन्ह यदि दिया हुआ है तो इसको विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो ये जो है देखिए यहाँ पर यह चिन्ह दिया हुआ है, तो ये विस्मयादि बोधक वाक्य में चला जाएगा। यह उस प्रकार का वाक्य जो होता है वो विस्मयादि बोधक वाक्य में जाएगा। इसका राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए द्विगु समास का उदाहरण है, ठीक है। द्विगु समास का उदाहरण है, आपको बतलाना है कौन सा इसमें द्विगु समास का उदाहरण होगा। त्रिनेत्र, चौराहा, माता पिता या यथाशक्ति, द्विगु समास का उदाहरण कौन होगा, ठीक है। तो देखिए द्विगु के लिए क्या होता है, तो द्विगु के लिए आपका होता है द्विव ना। द्विव का मतलब देखिए होता है दो, द्विव का मतलब क्या होता है, दो। और ये दो क्या हो गया आपका, संख्यावाचक हो गया, दो संख्यावाचक हो गया। तो जिसमें संख्यावाचक चीज रहेगा तो उसको द्विगु के अंतर्गत डालिएगा, ठीक है। जिसमें संख्यावाचक चीज रहेगा उसको किसके अंतर्गत डालिएगा, द्विगु के अंतर्गत डालिएगा। तो त्रिनेत्र में आप कहिएगा कि तीन है, ये भी संख्यावाचक है, तीन है, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकल रहा है शंकर भगवान, तो जिसका विशेष अर्थ निकलेगा उसको बहुब्रीहि में हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो अब देखिए चौराहा है तो इसमें चार है, लेकिन इसका विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, तो जिसमें विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है और संख्यावाचक है तो वो आपका द्विगु में चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर द्विगु का हो जाएगा बी, यानी चौराहा इसमें जो है द्विगु समास का उदाहरण है। त्रिनेत्र आपका नहीं होगा क्योंकि उसका विशेष अर्थ निकल रहा है, जिसका विशेष अर्थ निकल रहा है वो नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला है, अग्नि किस प्रकार का शब्द है, आपको बताना है कि अग्नि जो है वो किस प्रकार का शब्द है यहाँ पर ना। तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। देखिए ये आपका यूपी और बिहार और उड़ीसा तीनों जगह पूछा है अग्नि ना। अब देखिएगा अग्नि किस प्रकार का शब्द होगा, तो बोला जाता है कि जो संस्कृत का शब्द है, जो संस्कृत का शब्द है उसको हम लोग तत्सम कहते हैं, और जो संस्कृत से हिंदी में आया है उसको हम लोग तद्भव कहते हैं, ठीक है। तो संस्कृत के शब्द को तत्सम कहेंगे। तो अग्नि संस्कृत है और इसका हिंदी हम लोग देखते हैं आग होता है ना। तो ये तत्सम में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, तत्सम शब्द के अंतर्गत आपका चला जाएगा, संस्कृत वाला शब्द तत्सम के अंतर्गत। ज ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए, ज ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। आपको बताना है कि ज ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम लोग लिखते हैं क ध्वनि, क से लेके अंग तक, तो क ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ है। अब देखिए उसके बाद आता है नीचे च, तो च, छ, ज इसी में आया ना। तो सेकेंड बार पहला वाला कंठ होता है, दूसर का तालु होता है, दूसर का ग्रुप। तो च ध्वनि या छ ध्वनि या ज ध्वनि सबका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु। तालु किस में है, बी में है, और यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा आपको बताना है, त्रिनेत्र, चौराहा, माता पिता या यथाशक्ति, कौन है। तो देखिए बहुब्रीहि समास में क्या होता है, तो बहुब्रीहि समास का मतलब है जिसका विशेष अर्थ निकलता है। तो इससे त्रिनेत्र देखिएगा, तीन नेत्रों का समाहार हो रहा है, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या चीज, शंकर भगवान कहते हैं विशेष अर्थ। तो वैसा शब्द जिसका विशेष अर्थ निकले वो बहुब्रीहि समास में जाएगा। तो त्रिनेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। समास का पूरा नोट्स आपको बना के हम दे दिए हैं जो जुड़े हुए हैं। तो समास से एक प्रश्न आपका जो है पक्का आने वाला है, तो समास वाले सारे प्रश्नों को आप लोग यहाँ पर
जरूर कवर अप कर लीजिएगा, क्योंकि समाज से पूछना ही पूछना है आपको यहाँ पर प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म, करण, कोई नहीं। ठीक है, तो कर्ता कारक, इसका भी कारक का पूरा नोट्स आपको पीडीएफ बना हुआ तैयार है। आपको सिर्फ यहाँ पर नोट्स परचेज करने और पढ़ने की आवश्यकता है। 101% आपको सफलता मिलने वाली है, तो आप अभी के अभी जुड़ जाइएगा। तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा, तो देखिए कर्ता ने होता है, कर्ता ने होता है, कर्म कोक होता है, करण से होता है। कम से कम 3 को तो बार बार पूछता है परीक्षा में, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह जो है वो आपका ने हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। गुजरात आकलन परीक्षा में पूछा गया है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, को, से, कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने होता है और कर्म का विभक्ति चिन्ह को होता है। तो कर्ता ने कर्म को होता है, तो यहाँ पर को हो गया और यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ? सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ ना? सर्वप्रथम भारत ईवीएम का प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ? देखिए ये बहुत ही लेटेस्ट और क्वेश्चन चल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। जीके स्टैटिक्स के अंतर्गत भी ये बहुत बार आ रहा है और आपका यहाँ पर यूपी में तो आ ही गया है। यूपी में अब तक 3 बार दिखेगा शिक्षक भर्ती में आ चुका है। जो यहाँ पर संविदा शिक्षक भर्ती वहाँ पर चल रहा है, वहाँ भी चलती है बहालियाँ इसी तरह की, तो वो 3 बार आ चुका है। उसी तरह से आप गुजरात आकलन में देखिएगा तो ये भी 3 बार पूछा गया है और यहाँ पर आपका जो बिहार है इसमें 2 बार आपका शिक्षक भर्ती में पूछ दिया गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ था? केरल में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में या किस में हुआ था? तो देखिए सर्वप्रथम ईवीएम का जो प्रयोग किया गया था ना, वो जो आपका क्लियर होगा, उस सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग आपका केरल में किया गया था। कहाँ किया गया था? केरल राज्य में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट्स बना दिए हैं आपके लिए जो नोट्स परचेज करते हैं। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग केरल के नॉर्थ पारावूर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में सीमित मतदान केंद्रों पर 1998 में किया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ से आप नोट्स भी देख लीजिएगा। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग जो है केरल के नॉर्थ पारावीर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में किया गया था और सीमित मतदान केंद्रों पर 1998 में किया गया था, सभी जगहों पर नहीं किया गया था। ठीक है, अगला है पूरे भारत में किस वर्ष के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है? ठीक है, 1998 में केरल के नॉर्थ पारावीर में कुछ सीमित क्षेत्रों में किया गया था। देखा गया था कि सही होता है या नहीं होता, लेकिन पूरे जब यह सही निकला तो इसको पूरे भारत में लागू किया गया। तो अब आपको बताना है कि पूरे भारत में किस वर्ष के चुनाव से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है? 1999, 2001, 2004 या 2019। ठीक है, किससे किया जा रहा है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि ईवीएम का इस्तेमाल पहले सबसे पहले कहाँ किया? केरल में किया गया। और कब किया गया? तो 1998 के पारावूर में किया गया। ठीक है, अब उसके बाद जो चुनाव यहाँ पर हुए वो कब हुए आपका? तो यहाँ पर 2004 में हुआ। ठीक है, 2004 में हुआ है ना। तो 2004 के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव उसमें जो है यहाँ पर पूरे भारत में आपको बता दे रहे, पूरे भारत में जो है ईवीएम से ही चुनाव करवाया गया। पूरे भारत में ईवीएम से चुनाव करवाया गया। तो पूरे भारत में ईवीएम से चुनाव शुरू जो है वो 2004 से हो चुका है, 2004 ईस्वी से हुआ है। ठीक है, 2004 ईस्वी से हुआ है। अगला है वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है? देखिए वीवीपैट तो ये अबर बार के चुनाव में ही आए थे, पहले से नहीं था। वीवीपैट अबर से पूरे भारत में जो है आपका जो चुनाव हुआ उसमें लागू कर दिया गया आपका। तो वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पर आंसर ही लिख दिया है आपको, क्योंकि आंसर क्यों लिख दिया है, इसको ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं लिखे हमने। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आना अब शुरू हो जाएगा क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चंस होगा आप सभी का। अभी तक ये नहीं आया है लेकिन अब शुरू हो सकता है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है वीवीपैट का फुल फॉर्म, जरूर आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला सर्वप्रथम वीवीपैट का इस्तेमाल किस राज्य के चुनाव में किया गया? सर्वप्रथम वीवीपैट जो हुआ था उसका इस्तेमाल किस राज्य के चुनाव में किया गया आपको बताना। ठीक है, नागालैंड, केरल, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। ठीक है, सर्वप्रथम वीवीपैट का चुनाव कहाँ किया गया? उसके बाद पूरे भारत में लोकसभा चुनाव में आपका किया गया। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर किस में कहा गया? तो नागालैंड में किया गया था। ठीक है, किस में किया गया था? नागालैंड में किया गया था और 2019 में पूरे भारत में किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले वीवीपैट का इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में किया गया था। देखिए नोट्स बना हुआ है। ठीक है, पूरे भारत में वीवीपैट का इस्तेमाल किस वर्ष के चुनाव से किया जाने लगा? किस वर्ष के चुनाव से किया जाने लगा? चलिए अभी प्रश्न आ ही गया,
पूरे भारत में वीवीपैट का इस्तेमाल किस वर्ष के चुनाव से किया जाने लगा? 2004, 2019, 2029 या 2024? तो पूरे भारत में जो वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया है, वो अबर बार के ही विधानसभा, लोकसभा चुनाव में किया गया है और वो है आपका 2024 में किया गया है। 2019 में किया गया है ना, 2019 में किया गया है आपका पूरे भारत में। तो इस तरह से वीवीपैट का इस्तेमाल पहली बार 2019 में किया गया, जिसमें उम्मीदवारों की जो यहाँ पर जो चलती थी शंकाएँ कि हमने वोट दिया किसी और को, किस लिए किया गया? तो देखिए यहाँ पर मेक है कि जो उम्मीदवार जो यहाँ पर पार्टी होते हैं, उनका ये शंका था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बार ये जब जीत होती थी, तो लोगों के मन में यही बात चलता था कि हमने यदि दिया है हाथ छाप को वोट, लेकिन वो मशीन में इस प्रकार की सेटिंग थी कि वो चला गया है पंजा छाप में। तो इसी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है कि जब आप वीवीपैट लगा हुआ रहता है, तो जब आप चुनाव करते हैं, मतदान करते हैं, तो एक पर्ची निकलती है और उस पर्ची में आपको दिखाता है कि आपने किस उम्मीदवार का मत दिया है, कहीं दूसरे में तो नहीं जा रहा है। तो इसी का चेक के लिए आपको ये पर्ची निकलता है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं कि आपने किस उम्मीदवार को वोट दिया है, वो पर्ची में क्या है। तो ये आपको किससे किया गया है? 2019 से, ठीक है? पारदर्शिता के लिए यह लगाया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है 2019 के लोकसभा चुनाव से पूरे भारत में वीवीपैट का इस्तेमाल शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1902, 1903, 1906 या कोई नहीं? तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई है 1906 ईस्वी में हुई है और ये प्रश्न भी जो है 501 बार से ज़्यादा बार अभी तक के एग्जाम में पूछा गया है। मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना आप याद रखिएगा 1906 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? 1924 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1935 ईस्वी या 1900 ईस्वी? ठीक है, तो अब फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन किया गया है वो आपका 1939 ईस्वी में है और ये भी प्रश्न 101 बार फॉरवर्ड ब्लॉक से आ गया है। ठीक है, तो हम देखिए केवल वैसे प्रश्न दे रहे हैं जो आपको केवल पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है और यहाँ से तो आपको हम बता दे रहे 101% भिड़ेगा ही भिड़ेगा। इसमें आप किसी प्रकार का शंका मत रखिएगा क्योंकि इतने प्रश्न भरे हुए, लेकिन हम उस प्रश्न को यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पाठ्यक्रम। तो आपको हम बता देते हैं, चाहे आप जेटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर झारखंड आकलन की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, या झारखंड सहायक आचार्य की, ये नोट्स आपके लिए रामबाण काम करेगा, रामबाण औषधि के रूप में काम करेगा ना, कि आपको 2-4 नंबर जो कम हो जाता है ना, वो 2-4 नंबर जरूर बढ़ा करके आप आइएगा। सिर्फ इतना को अगर यहाँ पर जुड़ करके आप पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं, तब इसमें रोकने वाला आपको कोई नहीं होता है। तो सारे नोट्स और पीडीएफ यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये तो दिवस आपको हम बता दे रहे हैं, ये अब तक के एग्जाम में अब नए सिरे से देखिएगा तो 1001 बार आ गया है और झारखंड टेट में दोनों बार आ गया है। झारखंड टेट में देखिएगा तो दोनों बार आ गया है ना, और इधर देखिएगा आपका जो भी हाई स्कूल से शिक्षक भर्ती हुआ है उसमें ये राजनीति शास्त्र में हर एग्जाम में पूछा गया है, हर एग्जाम में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। इसलिए बहुत ही एमवीवीआई है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा और देखिए आपका टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा तरह से इसको बताया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है आपको 25 जनवरी को, यानी गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले आपको जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है। और मनुष्य में भोजन का पाचन आरंभ होता है कहाँ से? मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, किसी से नहीं। मनुष्य में भोजन का पाचन जो है आरंभ कहाँ से होता है? मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से या किसी से नहीं। किससे होता है? देखिए आपको हम बता दें, ये प्रश्न जो है अब तक 1001 बार आपका जो है आ चुका है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत या शिक्षक बहाली में कहिए या रेलवे बहाली में 1001 बार आया है। ठीक है, कि मनुष्य में भोजन का पाचन का आरंभ कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बता दिए होंगे, मुख से। कहाँ से होता है? मुख से। जैसे ही हम भोजन को डालते हैं मुख में, तो भोजन का पाचन जो है जैसी जीव ग्रंथियां, लाला ग्रंथियां से लगती है तो पचना शुरू हो जाती है। मनुष्य में भोजन का पाचन जो होता है वो मुख से ही आरंभ शुरू हो जाता है। जैसे ही हम मुख में डालते हैं वहीं से भोजन का पचना शुरू हो जाता है। बहुत बार आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मनुष्य में भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है। कहाँ पर मनुष्य का भोजन पाचन समाप्त हो जाता है? आपको बताना है, बड़ी आंत, छोटी आंत, मुख में या अमाशय में। देखिए सबसे पहले हम लोग जो है भोजन को कहाँ डालते हैं? मुख में, और मुख से होते हुए या बड़ी आंत होते हुए या कहाँ चली जाती है? छोटी आंत में। ठीक है, यानी सबसे अंतिम कहाँ होता है? मनुष्य का भोजन का पाचन जो समाप्त हो जाता है सबसे अंतिम छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी
आंत में होता है। जब भोजन छोटी आंत में हमारा आ जाता है तो इसमें जो है अवशेष के रूप में जो खराब या कूड़े-कचरे या जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं जो नहीं पचता है, वो यहाँ पर पदार्थ जो उस उत्सर्जन के रूप में ये हमारे शरीर से गंदे पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो मनुष्य का भोजन का पाचन का प्रारंभ मुख से होता है और अंत जो होता है वो छोटी आंत में होता है। बहुत बार आया हुआ है कि मनुष्य में भोजन का पाचन समाप्त कहाँ पर होता है, अंत कहाँ पर होता है? ये भी आपको 501 बार प्रश्न पूछा गया है। तो भोजन का प्रारंभ मुख से और भोजन का अंत छोटी आंत से होता है, ठीक है? चलिए अगला देखिएगा। मनुष्यों में अवशोषण की क्रिया होती है। मनुष्यों में अवशोषण की क्रिया होती है बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मुख में या अमाशय में, ठीक है? तो जो मनुष्यों में अवशोषण किया जाता है वो कहाँ होता है? तो अवशोषण जो किया जाता है वो आपका छोटी आंत में ही किया जाता है। किसमें किया जाता है? छोटी आंत में ही होता है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? पाचन, परिपाचन, उत्सर्जन या कोई नहीं, ठीक है? तो देखिए वह प्रक्रिया जिसमें जो अपशिष्ट पदार्थ जो अच्छे पदार्थ होते हैं, जितना ब्लड बनने रहते हैं वो ब्लड के रूप में बन करके हमारे शरीर में दौड़ने लगता है और जितना अपशिष्ट और बेकार या व्यर्थ पदार्थ जो होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है? तो शरीर से जो बाहर निकल जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? त्याग करते हैं या उत्सर्जन, उसको निकालते हैं, ठीक है? तो उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। मल का त्याग करना, क्या कहते हैं? त्याग करना यानी उत्सर्जन करना, ठीक है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका उत्सर्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? जिस समय बच्चा जब रहता है तो उसके दूध के दांत होते हैं, तो उसके दूध के दांतों की संख्या होती कितनी है आपको बताना है? 15, 20, 25 या 32। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांतों की संख्या बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, 1001 बार प्रश्न आ गया है दूध के दांत की संख्या, इसलिए आप लोग भी याद रखिएगा दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है दूध के दांतों की संख्या जो माना गया है। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 22 होती है, 32 होती है, 28 होती है। कितनी होती है अस्थायी दांत की संख्या? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो हमारे यहाँ अस्थायी दांत होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। आपका भी राइट आंसर आ रहा होगा। चलिए, जिससे आंसर आते जा रहा है और आप इस तरह का प्रश्न देख रहे हैं, सब प्रश्न आपको किसी प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ आपको एनसीईआरटी का जो नोट्स है वही मिलने वाला है। तो एनसीईआरटी का नोट्स तो पढ़ना कोई भी कभी भी नहीं भूलिएगा। सब कोई नोट्स यहाँ परचेज करके डेली के लिए जुड़ जाइएगा, क्योंकि परीक्षा में भी समय है, आप जुड़ करके बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन काल में दांत कितनी बार निकलता है? 1 बार, 2 बार, अनंत बार या कोई नहीं, ठीक है? तो मनुष्य के जीवन काल में दांत जो होता है कितने बार निकलता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या अनंत बार? कोई बार नहीं, ठीक है? बहुत बार। तो देखिए मनुष्य का जैसे एक तो होता है दूध का दांत, पहली बार निकलता है और फिर ये दूध का दांत टूट जाता है। दूध का दांत टूटता है और जब दूध का दांत टूटता है तो एक दूसरी बार दांत निकलता है और यही 2 बार निकलता है। इसके बाद यदि दांत टूटता है तो दांत को लगवाना पड़ता है या उसका इलाज करवाना पड़ता है ना। तो मनुष्य के जीवन काल में दांत कितनी बार निकलता है? सिर्फ और सिर्फ 2 बार निकलता है, ठीक है? कितनी बार निकलता है? सिर्फ और सिर्फ 2 बार निकलता है। जीभ का मुख्य कार्य क्या है? आपको बताना है कि हमारा जो जीभ हम मिला हुआ है, टंग मिला हुआ है, उसका मुख्य कार्य क्या है? ये भी आपको जो है यहाँ पर जेटेट में पूछा गया था, समझे? तो देखिए यहीं से प्रश्न छपा हुआ था आपका, ये एक्सरसाइज का 7 का एनसीईआरटी का विज्ञान का, ठीक है? तो ये सभी छपा हुआ था। तो जीभ का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को लार से मिलाना, निगलने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना या सभी। तो देखिए जीभ का मुख्य कार्य तो पहला दिया है भोजन को लार से मिलाना, ये तो होता ही है। जैसे ही हम मुख में भोजन को डालते हैं तो ये अपनी लाला ग्रंथि या लार के साथ मिला करके भोजन का पाचन शुरू कर देता है, ये काम होता है, आप लोग सभी जानते हैं। अगला है निगलने में सहायता करना, ठीक है? जीभ क्या करता है? तो हम जो भोज्य पदार्थ देते हैं उसको चबा चबा करके और उसको छोटा भाग में बना करके लारा ग्रंथियां उत्पन्न करता है और उसको जठर रग की तरफ से अंदर की ओर डालता है, यानी निगलने में भी सहायता करती है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला बोलने में सहायता करता है, अगर आपका जीभ नहीं है तो आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये बोलने में भी सहायता करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, अमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है? पलक पदार्थ का रस, जठर रस, पिठर रस या कोई नहीं, ठीक है? हमारा जो अमाशय है उसमें कौन सा रस स्रावित होता है? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया आपको, बहुत ही एमवीवीआई है, लगभग सब जगह पूछ दिया जाता है। तो अमाशय में जो होता है वो जठर रस होता है। कौन सा रस होता है? जठर रस होता है, जो भोजन को क्या करता है? पचने में सहायक करता है। तो अमाशय में जठर रस पाया जाता है।
अब है अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी प्रश्न अब तक के प्रश्न में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1001 बार आया हुआ है। और आपको हम बता दें ये आपको यूपी टेट, उड़ीसा, जेटेट सब में पूछा गया है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या कोई नहीं। ठीक है, तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अब आप लोग को पता चल गया होगा। अमाशय में जो भोजन पाचन के लिए होता है उसमें जो है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl कहते हैं, ये पाया जाता है। ठीक है, तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। एकदम दिमाग बना लीजिएगा क्योंकि प्रश्न बार बार आपका आता है। ठीक है, अमाशय का आंतरिक सतह किस झिल्ली का बना होता है, अमाशय का आंतरिक सतह जो है किस झिल्ली का बना होता है आपको बताना है। ठीक है, अमाशय का आंतरिक सतह किस झिल्ली का बना होता है, पिट्टर झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, पिट्यूटर झिल्ली या कोई नहीं। ठीक है, तो अमाशय का आंतरिक सतह किस झिल्ली का बना होता है, पिट्टर झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, पिट्यूटर झिल्ली या कोई नहीं। तो देखिए पिट्टर, अमाशय का जो आंतरिक सतह होता है वो श्लेष्मा झिल्ली का बना हुआ रहता है, किस झिल्ली का बना हुआ रहता है, श्लेष्मा झिल्ली का बना हुआ रहता है आपका। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है आपको बताना है। ठीक है, 7.5 मीटर, 5.2 मीटर, 4.3 मीटर या 6.4 मीटर। देखिए ये प्रश्न बहुत बार नहीं आए हैं लेकिन 2-4 बार आए हैं, तो इसका आंसर है 7.5 मीटर। यकृत के संबंध में क्या सही है आपको बताना है, जो हमारा यकृत है उसके संबंध में क्या सही है आपको बताना है। ठीक है, तो अगला है यहाँ पर देखिएगा, यह लाल भूरे रंग की होती है, यकृत जो होता है जो वो लाल भूरे रंग की होती है, यह उदर के दाहिनी ओर अवस्थित होता है ना। उसके बाद होता है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो यह लाल भूरे रंग की होती है, यह बिल्कुल सही है, यह उदर के दाहिनी ओर स्थित होता है यकृत, ये भी सही है, और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी सही है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, लार्वा ग्रंथि या कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो आती है वो आपको ग्रंथि में अगर पूछेगा तो वो यकृत होता है, क्या होता है, वो यकृत ग्रंथि ही होता है। ठीक है, अगला है भोजन का वह भाग जिसका पाचन छोटी आंत में नहीं हो पाता है उससे भेजा जाता है ना। भोजन का वह भाग जिसका पाचन छोटी आंत में नहीं हो पाता है उससे भेजा जाता है बड़ी आंत में, छोटी आंत में, यकृत ग्रंथि में, कोई नहीं। ठीक है, तो जब भोजन का छोटी आंत में जो नहीं हो पाता है वो उसको कहाँ हम लोग भेजते हैं, तो उसको जो है हम लोग बड़ी आंत में भेजते हैं। कहाँ पर भेजते हैं, बड़ी आंत में भेजा जाता है। जीभ में स्वाद पहचानने के लिए होती है, हम लोग स्वाद जो पहचानते हैं वो किससे, जीभ से पहचानते हैं। ठीक है, तो जीभ में स्वाद पहचानने के लिए क्या होता है, जठर रस होता है, पीत रस होता है, स्वाद कलिकाएं होती है या कोई नहीं होता है। ठीक है, तो जीभ में जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो आपको स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जिसके आधार पर विभिन्न स्थानों पर यदि आप जोची लेते हैं तो विभिन्न प्रकार के स्वाद जो है प्राप्त होते हैं। तो स्वाद कलिकाएं हमारे जीभ में पाई जाती है। खाद्य पदार्थों का परीक्षण जो यहाँ पर दे रहा है अगला, खाद्य पदार्थों का पाचन होता है, खाद्य पदार्थों का पाचन होता है, ये नहीं है, आगे आप देखेंगे यहाँ पर अगला है आपका खाद्य पदार्थों का पाचन होता है, चलिए यही है जीभ में स्वाद पचाने के लिए। अगला है खाद्य पदार्थों का पाचन होता है बड़ी आंत, छोटी आंत, स्वांगीकरण या स्थायीकरण। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसका पाचन जो होता है वो कहाँ होता है, तो पाचन जो होता है आपको छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है पाचन, छोटी आंत में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अमीबा अपना भोजन किस विधि द्वारा करते हैं, अमीबा जो होता है वो अपना भोजन किस विधि के द्वारा करते हैं, कुटपात विधि, मकरंद, अनाज के दाने तथा कीड़े मकोड़े को पकड़ कर खाते हैं या यहाँ पर कुतर कुतर कर खाते हैं। तो अमीबा अपना भोजन किस विधि से करते हैं, तो देखिए आपको बता देते हैं। ठीक है, अमीबा अपना भोजन एक है कुटपात विधि, एक है मकरंद, एक अनाज के दाने तक कीड़ों मकोड़ों को पकड़ के खाती है और कुतर कुतर कर। देखिए मकरंद तो ये आप समझ गए होंगे, मधुमक्खी की तरफ से मकरंद, ये फूलों के रस को चूस करके मकरंद बनाते हैं और ये अपना भोजन बनाते थे, तो मधुमक्खी का विधि है। ठीक है, और कुतर कुतर करके भी आप देख लिए ये किसका विधि है भोजन बनाने का, चूहा का है। और अनाज के दाने तथा कीड़े मकोड़ों को पकड़ खाते हैं तो घट पड़ने कस का पौधा का है। तो अब आपके पास बचा एक ही ऑप्शन, वो है कुटपात विधि, तो यही है आपका यहाँ पर करने का। तो अमीबा में जो भोजन होता है वो किस विधि से होता है, कुटपात विधि तरफ से होता है। कैसे होता है, कुटपात विधि से अमीबा में भोजन होता है। ठीक है, अगला है मधुमक्खी अपना भोजन किस विधि द्वारा करते हैं, मधुमक्खी अपना भोजन किस विधि के द्वारा
करते हैं? कुटपाद विधि के द्वारा, फूलों के मकरंद को चूसकर, कुतर-कुतर कर या कोई नहीं, ठीक है? तो देखिए अभी आपने देखा कुटपाद विधि द्वारा किसका होता है? तो कुटपाद विधि द्वारा अमीबा का होता है। कुटपाद विधि द्वारा किसका होता है? अमीबा का होता है। अब फूलों के मकरंद को चूसकर कौन बनाती है? तो मधुमक्खी कहते हैं, जिसको लोग मकरंद विधि कहते हैं, तो ये मधुमक्खी का हो गया। और अगला है देखिए कुतर-कुतर कर, क्या है आपका? कुतर-कुतर कर, तो ये कौन करता है? चूहा करता है, ठीक है? चूहा करता है कुतर-कुतर कर। अगला है कोई नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर फूलों के मकरंद को चूसकर करती है मधुमक्खी अपना भोजन। तो देखिए इस तरह का प्रश्न आप अगर प्रैक्टिस सेट में ढूँढ रहे हो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि किताब से वो बना हुआ नहीं रहता है, वो तो बने हुए रहते हैं किसी और के, लेकिन बस एग्ज़ाम आते हैं तो ऊपर के रेफर चेंज करके आपको दे दिए जाते हैं। इसलिए आप लोग जल्दी करके यहाँ पर जुड़ेंगे और सारे एनसीईआरटी का जो नोट्स और पीडीएफ आपको मिल रहा है, इसको पढ़ लेंगे और इस पर आधारित सारे वीडियो को देख लेंगे, तो आपको यहाँ पर सारी परीक्षाएँ, हम एक परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा के झारखंड में जितनी परीक्षाएँ हैं सभी राज्यों में, उसको आप ज़रूर क्रॉस कर जाइएगा, ठीक है? तो आप सभी को धन्यवाद, आप सभी बहुत जल्द जुड़ जाएँगे।